Yes, you are right. Just mute yourself again. Okay, this was the spring season which is mentioned in the poem. Okay, the poet uses all the dash to take in nature and this time of the year. All the senses. Tell us to think about. She invites us to pause and think about the dash that nature has to tell us. Think about the Bhumika. Just tell me the answer, beta. What do we have to write here? Yes, 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 beta, बोलिए. So students, in the first fill up, in the last blank, you have to write down. We have to think about the things that nature has to tell us. Okay. In the second point, the poet gives us an account of her mid-spring experience using all the sensory precipitation. Ma'am. So students, in the second point, the poet gives us an account of her mid-spring experience using all her sensory perceptions. Note down all the sights, sounds, smells and experiences of touch that she points to in these stanzas. तो ये जो पैराग्राफ्स रिलेटेड टू द पोएम वी हैव रेड दीज पैराग्राफ्स, उनमें अलग अलग चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब किया गया है ना. तो जो साइट्स पोएटस ने देखे वो आपको बताना है, साउंड्स के बारे में, स्मेल्स और एक्सपीरियंस ऑफ टच, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना है आपको अपने वर्ड्स में. ओके नहीं तो बोर्ड पर तो भी पढ़ाया जाएगा. ओके ठीक है. आफ्टर दैट इन द थर्ड question is the poet also refers to some activities that you can engage in. What are they? ओके यहाँ पे poet है जो रेफर कर रहा है कुछ एक्टिविटीज को जिसमें वो चाहता है कि आप भी एंगेज हो सकते हो, उन चीज़ों को आप भी कर सकते हो जो पोएटिस ने इस पोएम में किया. तो क्या क्या एक्टिविटीज किया पोएटिस ने? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, नेचर को उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया इन डिफरेंट वेज. उन्होंने कहा कि आप पहले समर सीजन है तो आप स्प्रिंग सीजन है तो उसमें आप नेचर को एक बार देखो, उसमें एक बार जोर से सांस लेके देखो, चीज़ों को छू के देखो. ग्रीनरी के पास से क्लोज होगे तो आपको फिर वहाँ पे डियर भी दिख सकता है, और वहाँ पे ग्रास है जहाँ पे वहाँ पे एक बार लेट कर ऑब्जर्व करो या कंफर्टेबली बैठ कर अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जाओ और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करो और एक बार जोर से फ्रेश एयर इनहेल करो, है ना. तो यही सारी चीज़ें हमें इस आंसर में पॉइंट आउट करना है. ओके, आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट आंसर. We will do third answer in the copy, and fourth, what do you think is the story that nature has to tell at the time of the year? इस टाइम पे नेचर जो है हमें क्या स्टोरी बताती है? रिमेंबर दैट स्प्रिंग अराइव्स आफ्टर विंटर. हमेशा ये याद रखना कि जो स्प्रिंग सीजन है वो विंटर के बाद में आता है. अ सीजन इन विच इट इज़ वेरी कोल्ड एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन डॉर्मेंट और asleep. एक ऐसा टाइम जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ज़्यादातर एनिमल्स जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं या सोते हैं वो उस टाइम पे. हाउ इज दिस सीजन डिफरेंट? तो ये सीजन डिफरेंट क्यों है विंटर से? व्हाट आर द फीलिंग्स दैट दीज साइट्स एंड साउंड्स इन्वॉक इन अस? तो कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं या साइट्स हैं जो हमें एनकरेज करते हैं इस सीजन को एंजॉय करने के लिए? ठीक है, तो ये वर्बली क्वेश्चन है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं. इफ यू हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, देन आई विल अनम्यूट यू. Just read question 4 once again and try to give me the answer related to this.
जो पर्सनिफिकेशन है वो फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, उनमें हमें डिस्क्राइब करना है कि डिस्कस करना है कि क्या यूज होता है पर्सनिफिकेशन का, इन सेंटेंसेस में क्या यूज है। सी द फर्स्ट, द फायर स्वेलोड द एंटायर फॉरेस्ट। अब फायर है, जो फायर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन स्वेलो करना मतलब होता है कि निगल जाना, किसी चीज को खा जाना। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या यूज हुआ कि फायर जो थी, फायर को एक एज अ पर्सन ट्रीट किया गया कि उसने पूरा फॉरेस्ट जो है उसको खा लिया, उसको निगल लिया, मीन्स उसको जला दिया, है ना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो यूज किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पे फायर को एज अ पर्सन ट्रीट किया। In the second point, you can see the wind whispered through the dry leaves. अब जो बात करना किसकी आदत होती है? ह्यूमन बींग्स की। बातें कौन करते हैं? ह्यूमन बींग्स, ठीक है। लेकिन जो विंड है, विंड एक नॉन लिविंग थिंग है, जो हवा है वो कभी किसी से बात नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हवा जो एयर है या विंड है उसको भी ट्रीट किया गया कि वो विस्पर कर रही है। विस्पर होते हैं कि धीरे से बोलना, है ना। वो धीरे से बोल रही है। किससे बात कर रही है? वो ड्राई ग्रास से, जो सूखा हुआ घास है। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि जब हवा चलती है तो जो ड्राई ग्रास होता है वो थोड़ी आवाज करता है, तो इसलिए बोला गया कि धीरे धीरे जो आवाज आ रही है वो विंड की आवाज आ रही है, क्योंकि वो ड्राई लीव से बात कर रही है। ओके, आफ्टर दैट राइम क्या है? राइम इज अ टूल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्रोज। ठीक है, पोइट्री में हम इसे यूज करते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करता है, प्रोज से इसको अलग करता है। जैसे प्रोज क्या है? जैसे हम चैप्टर रीड करते हैं, कोई भी स्टोरी रीड करते हैं, वो है प्रोज। ठीक है, और पोइट्री क्या है? जो भी पोइम्स है जिसमें एक राइम होती है। ठीक है, तो जो राइम एक ऐसा टूल है जो प्रोज से पोइट्री को डिफरेंट करता है, डिफरेंट शो करता है, ठीक है, अलग दिखाता है। अब देखिए, लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ ईच द लाइंस इन द पोएम यू हैव जस्ट रेड। अभी जो आपने पढ़ी पोएम, उसी की लास्ट लाइंस, लास्ट वर्ड्स को देख, लास्ट लाइंस को देखना है। पर लाइन में लास्ट वर्ड्स को हमें देखना है हर एक पैराग्राफ में, और हमें यहाँ पे राइम स्कीम पता करना है। देखिए पोएम को मैं अब आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि राइम स्कीम जो है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो राइम स्कीम क्या होती है? जैसे मान लीजिए, फर्स्ट अपनी बुक में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड है डे, ठीक है, तो डे में ए लिख लीजिए। अब सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है वे, तो डे और वे राइम कर रहे हैं आपस में, तो ये दोनों में ए लिख दीजिए, ए। ओके, आफ्टर दैट एयर और हेयर, अगली दोनों लाइन में लास्ट वर्ड है जो आपस में राइम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बी और बी लिख दीजिए। तो एक ये पैराग्राफ जो था जिसमें 4 लाइंस थी, उस पैराग्राफ की 4 लाइंस में जो राइम स्कीम यूज हुई वो क्या हुई? ए बी बी। तो ये हमें कैसे पता चला? हमने राइमिंग वर्ड्स को देखा, ठीक है। सेम एज अगले पैराग्राफ में भी देखिए, लाइक टोज और नोज, ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो फिर से ए। साइज और आइज आपस में राइम कर रहे हैं, तो बी बी। तो हमने देखा कि सेकेंड पैराग्राफ जो है उसमें भी जो राइम स्कीम है वो ए बी बी ही है, ठीक है। आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी बीज, ट्रीज, वे, प्ले। तो here we can again see, मैम, here we can again see bees और trees जो है वहाँ पे ए आएगा, वे और प्ले में बी और बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ्स है जो जिनका राइम स्कीम देखा। तो तीनों पैराग्राफ्स में राइम स्कीम जो था वो क्या था? ए बी बी, ठीक है। इट मीन्स द होल पोएम इज रिलेटेड बेस्ड ऑन दिस राइम स्कीम। Okay, like grow and flow, again we will write here a slash and flash b b, ठीक है। फिर से यहाँ पे पैराग्राफ में आया a b b। आफ्टर दैट अगेन साउंड, ग्राउंड, a इनहेल और टेल b b, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी पोएम जो हमने देखी उसमें जो राइम स्कीम थी वो क्या थी? ए बी बी, ठीक है। तो नाउ सी ऑन पेज नंबर 62,
Read these lines from another poem written by Edward Lear. अब जैसे मैंने आपको राइम स्कीम बताया कि पोइम में किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है राइम स्कीम, सेम एज आप देख सकते हैं आगे 5 लाइंस हैं जो एक डिफरेंट पोइम की है, इसमें आपको राइम स्कीम देखना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बियर्ड ए, फियर्ड ए, हैन बी, रेन बी, बियर्ड ए। सो यहाँ पे राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी ए, ठीक है, ए बी बी ए। तो इस तरीके से हम कहीं पे भी किसी भी पोइम की राइम स्कीम को चेक कर सकते हैं जस्ट हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को देखकर। ओके, ये बस हमें ये चेक करना है कि उसका राइम किससे मिल रहा है। जिस भी चीज से, जिस भी नेक्स्ट लाइन से उसका राइम मैच होगा, उसी वो जो अल्फाबेट आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है वो नेक्स्ट उस लाइन में जहाँ पे राइम मैच कर रहा है, राइम बन रहा है, वहां पे आपको वही अल्फाबेट लिख देना है। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? राइम स्कीम मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर किसी को भी डाउट है उसमें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट अगेन। ओके साक्षी, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क बेटा? मैम जो आपने राइम से पहले समझाया था मैम, प्लीज वो रिपीट कर दीजिए। ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ बेटा। दैट इज फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। आप लोगों ने लास्ट ईयर ग्रामर बुक में फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा था, जहाँ पे आपने सिमिलिस के बारे में भी पढ़ा था, पर्सोनिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी नॉन